बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। परवेज़ इलाही साहब के बारे में कल लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि इनको किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए और इनके 5 लाख रुपए के मचलके भी कल उनके जमा हो गए थे, रासख़ इलाही की जानिब से जमा कराए गए थे। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनके बारे में कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा था कि कोई ऐसी पेंडिंग इंक्वायरी या अननोन एफआईआर जो है उसमें भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि ये एक ही नेचर के मुकदमात हैं। तो इसलिए ये अदालत जो है उनको प्रोटेक्शन देती है कि वो अदालत में जाकर कोई भी एफआईआर जो इनके में आती है उसमें जाकर ये अपनी बेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कल से ही फील्डिंग सेट कर दी गई थी और आज उनको 1 महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया है 3MPO के तहत। क्या मतलब है कि परवेज़ इलाही जो है उनसे अमन आमा का खतरा है, नक्शे अमन का खतरा, यानी अगर वो बाहर आएंगे तो वो नक्शे अमन का यानी अमनो अमान खराब करेंगे। तो परवेज़ इलाही को इसलिए जो है वो हिरासत में रखा जा रहा है। अब परवेज़ इलाही ने कौन सा अमन खराब करना है? क्या वो सड़कों पर आग लगाएंगे? क्या कोई ऐसा उनका पहले से, वो तो 9 मई के वाकयात में भी उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, ना वो उस तरह से मुशावरत में शरीक रहे हैं। वो आए PTI में आए हुए उनको चार से जुमा 8 दिन हुए हैं। तो परवेज़ इलाही का तो इन सारी चीज़ों से ताल्लुक ही कोई नहीं है। लेकिन चूंकि रियासत बिल्कुल नंगी होकर सामने आ चुकी है और लॉजिक और जो है वो आर्गूमेंट यहाँ पर चलता नहीं है, सिर्फ ये है कि परवेज़ इलाही बात नहीं मान रहे, और तो जब तक बात नहीं मानेंगे तो किसी भी बहाने से उनको बस अंदर रखना पड़ेगा। तो अब 3MPO के तहत उनको अंदर कर दिया गया है। 1 महीने के लिए वो कैंप जेल में रहेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि उन पर मुकदमा कोई नहीं है या किसी भी मुकदमे में उनकी हिरासत नहीं है। सिर्फ यह है कि उनसे खतरा यह है कि ये 72 साल का शख्स या 74 साल, क्या उनकी एज है, ये 74 साल का एक शख्स जो बाहर निकलेगा ये अमनो अमान खराब करेगा, इसलिए बेहतर है इसको अंदर रखा जाए। और भाई अगर इमरान खान जैसा जिसकी इतनी फॉलोइंग है उसको आपने आज़ाद रखा हुआ है और वो अमनो अमान खराब नहीं कर पा रहा, तो परवेज़ इलाही बेचारा कहां से अमनो अमान खराब करेगा? तो परवेज़ इलाही को क्यों अंदर रखा है? तो बहरहाल ये आर्गूमेंट तो वहां पर दिए जा सकते हैं जहां पर आर्गूमेंट की कोई अहमियत होती है, कोई हैसियत होती है। तो यहां तो बस ताकतवर का कानून है। तो परवेज़ इलाही साहब बहरहाल 1 महीने के लिए नजरबंद हो गए हैं। तो अदालतों के ऑर्डर्स एक साइड पर और ताकतवर की मंशा एक साइड पर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जी जो फजलुर रहमान साहब हैं इनका बहुत बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है इनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोगों से आज मुलाकात हुई है जो उनके हरीफ भी हैं, जो उनके यानी उनके कुछ मुखालिफिन से भी मुलाकात हुई है और कुछ जो है उनके माजी में साथी रहने वालों से भी। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर आप यूँ कह लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वालों कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। उन सब का ख्याल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की कहानी हो गई है ख़त्म। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की अलामत बन गए हैं और पूरे पाकिस्तान में मजमूई तौर पर PDM और नून लीग के हवाले से जो तासुर कायम हुआ है कि नून लीग ने बहुत महंगाई कर दी, बहुत करप्शन हुई है और ये लूट मार में मसरूफ हैं, या जिस तरह से माजी में पाकिस्तान में करप्शन होती रही है। कहा जा रहा है कि इस वक्त फजलुर रहमान की जमात ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 वजारतें, आप देखें ना, हाउसिंग की वजारत है, मवासलात की वजारत है, अच्छी अच्छी वजारतें अपने पास लेकर रखी हैं। और फिर गुलाम अली साहब, हाजी गुलाम अली, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर कर रहे हैं, जो उनके साहबजादे कर रहे हैं। तो जो इस वक्त हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, तो कहा यह जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब यानी मौलाना फजलुर रहमान की परेशानी यह है कि जब वो इलेक्शन में उतरेंगे तो इतने बुरे पिटेंगे कि शायद नून लीग भी पंजाब में उतनी बुरी नहीं पिटेगी। और पीपल्स पार्टी तो खैर अपने मैनेज करती ही है जिस तरह से वो कर रही है। तो मौलाना फजलुर रहमान का अंजाम जो है वो बड़ा दर्दनाक होने जा रहा है। यानी MQM का भी शायद MQM का भी वो अंजाम ना हुआ और जो मौलाना फजलुर रहमान का सियासी अंजाम होने जा रहा है इन इलेक्शंस में। तो ये इस पर यानी तकरीबन सभी उन लोगों का इत्तफाक है जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को बेहतर तरीके से समझते हैं। वो समझते हैं कि हर शख्स की जबान पर है कि इन्होंने अंधी मचाई हुई है, इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है और इन्होंने पूरा सूबा हाईजैक कर रखा है, इन्होंने गवर्नर रूल लगा रखा है। गवर्नर साहब तो इस पर खुश हो रहे हैं ना, गवर्नर साहब तो खुश हो रहे हैं कि चलो मेरी बल्ले बल्ले हो रही है और मैंने बड़ा सबको जो है ना वो डंडा किया हुआ है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब ये शिकायतें हो रही हैं तो उसका कोई नोटिस नहीं ले रहे। यानी एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान बाकी लोगों से शिकवे करते हैं, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, कि हमने पूछा नहीं, हमसे बात नहीं हुई, और जो है वो
ہمارا خیال نہیں رکھا, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, تو جب دوسروں کے تحفظات خیبر پختونخوا پہ ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر مولانا فضل الرحمان کا ڈے بائی ڈے, آج تو چلیں انہوں نے بڑی چمکدار قسم کی وضاحتیں لی ہوئی ہیں, لیکن ڈے بائی ڈے ان کی سیاسی ساکھ بالکل ختم ہو رہی ہے, اور خیبر پختونخوا میں کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر وہ بدترین الیکشن نتائج جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان جو مرتب کرتے ہیں. اے این پی نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ جی ہم زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم سے وعدہ ہوا تھا کہ آپ گورنر بنیں گے, لیکن پھر ہم نے مولانا کے گورنر کی حمایت کر دی اور آج ہم پچھتا رہے ہیں. تو بھائی احمد ولی صاحب سے کوئی پوچھے کہ تم بچے ہو کیا, کہ تم نے کیوں حمایت کر دی تھی ان کے گورنر کی, اور اپنا گورنری سے کیوں دستبردار ہوئے تھے, اور بلکہ ان سے پوچھنا چاہیے احمد ولی خان صاحب سے کہ کتنے میں بیچی یہ وزارت, کیوں بیچی, اور کیا اس کے نتیجے میں کیا فوائد کمٹ ہوئے تھے آپ سے, کیا وعدے لیے تھے ان سے, اور اب پورے نہیں ہوئے تو آپ شور مچا رہے ہیں. تو احمد ولی صاحب کو پوری بات بتانی چاہیے, آج وہ مظلوم بن کے شور مچا رہے ہیں. لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت لوگوں کی نفرت کی علامت بن گئے ہیں. ان کی سیاسی جماعت میں سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں, تو سیاسی طور پر وہ لوگوں کی عوام کی نفرت کی علامت بن گئے ہیں. ایک وہ لوگ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں, وہ لوگ اس وجہ سے بھی مولانا سے چڑھتے ہیں یا ان کے حوالے سے, اور پھر دوسرا اب جو انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں پرفارمنس دی ہے, اور پرفارمنس کی صورتحال یہ ہے, مجھے یاد آ گیا کہ جو کل اس پر ٹیلی ویژن پہ بات ہو رہی تھی میرے شو میں, فیصل کنڈی صاحب کہہ رہے تھے اور اختیار ولی صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں, شاید 1-2 دن میں فیصل کنڈی پریس کانفرنس کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بینک آف خیبر جو ہے یہ 6 ارب روپے کے لاس میں گیا ہے. تاریخ میں کبھی بینک آف خیبر نقصان میں نہیں گیا, اور پہلی مرتبہ پچھلے 1 سال میں بینک آف خیبر 6 ارب کے نقصان میں گیا ہے. تو اب بندہ پوچھے, اسحاق ڈار سے پوچھے, یا غلام علی سے پوچھے, یا فضل الرحمان سے پوچھے, یا پی ڈی ایم کی حکومت سے پوچھے, یا پھر صوبے کی نگران حکومت سے پوچھے جو مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا, یہ جو ہے یہ 6 ارب روپے کا لاس کیسے ہو گیا بینک آف خیبر کو. کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا نا. ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اے این پی کی حکومت آئی, ان کی حکومت تحریک انصاف کی 2 مرتبہ حکومت رہی, کسی کے دور میں بینک آف خیبر نقصان میں نہیں گیا. پہلی مرتبہ 6 ارب روپے کا لاس ہوا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ, کون اتنا مال بنا رہا ہے, اور کہاں جا رہے ہیں پیسے, یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے وہ میں جیسے کہ بتا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ حالت بہت پتلی ہے. جو مال انہوں نے بنانا تھا بنا لیا, سمیٹنا تھا سمیٹ لیا. اگرچہ ان کی خواہش یہ تھی کہ 1 سال اور مل جائے نا تو کمال ہو جائے, لیکن ان کی بات وہ مانی نہیں گئی, اور اسی لیے وہ ناراض پھرتے ہیں. اب پرویز خٹک صاحب اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پرویز خٹک صاحب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طرف وہ یہ تاثر دے رہے ہیں, اور نون والے بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پرویز خٹک ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہ بھی یہ تاثر دے رہے ہیں. لیکن اصل صورتحال شاید یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنا گروپ اناؤنس کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ صرف ایک ایجنڈے پر کام شروع کر دیں کہ مولانا فضل الرحمان کی دھلائی شروع کر دیں, اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو ہے وہ نعرہ لگا دیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو بھی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت میں نعرہ لگائے گا وہ جیت جائے گا. تو یہ غلط, یعنی پرویز خٹک صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں چونکہ اس وقت فضل الرحمان کے خلاف نعرہ لگاؤں گا تو لوگ جو ہیں وہ مجھے ووٹ کریں گے کہ میں فضل الرحمان کے خلاف ہوں. تو اب پتہ نہیں پی ٹی آئی کے لوگ کیا اس بات میں آ کر پرویز خٹک کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف اس وقت کھڑا ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ عوام کی ہمدردی یا پذیرائی ضرور ملے گی, کیونکہ فضل الرحمان سے لوگ اس وقت سخت نالاں, پریشان, اور جو ہے وہ ان سے باقاعدہ طور پر ناراض ہیں کہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور باقی کسی کو صوبے میں پوچھا نہیں ہے. اور اس وقت جو حاجی غلام علی کر رہے ہیں وہ پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا, 1-2 چیزیں میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر لوں, پھر میں آج کی کتاب کا تعارف کرا دیتا ہوں. دیکھیں, آئی ایم ایف نے اس سے ڈیل ہوئی اور بڑے ہم نے خوشی کے شادیانے بجائیں, لیکن آئی ایم ایف نے اب حساب کتاب مانگ لیا ہے. یعنی ہم نے 3 ارب کا وعدہ تو تم سے کر لیا ہے, مگر رپورٹیں ساتھ جمع کراؤ. اب انہوں نے رپورٹ مانگی ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبے میں جو نئے ٹیکس لگانے تھے اس کا کیا بنا ہے, رپورٹ جمع کرائی جائے. تو ڈیمانڈ کر دی ہے 3 ارب کا قرضہ اپروو کرتے ہی آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ شروع کر دی ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبے پر ٹیکس نافذ کر کے فٹافٹ رپورٹ جمع کرائی جائے. تو وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو پہلے ہی تباہ حال ہے پچھلے 1-1.5 سال سے اور بالکل بیٹھ گیا ہے, یہ وہ سیکٹر ہے جس کے ساتھ 40-45 انڈسٹریز جڑی ہوتی ہیں,
वो ये 45 इंडस्ट्रीज जुड़ी होती हैं जिस एक सेक्टर के साथ, वो सारे का सारा सेक्टर बैठ गया है। और एक तो महंगाई का उसके ऊपर असर पड़ा है, दूसरा पॉलिसीज का असर पड़ा है। और अब आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई पैसे मुफ्त में नहीं मिले, जो वादे किए थे पूरे करो और रियल स्टेट में हमें रिपोर्ट जमा कराओ। अब एक महीना इस हुकूमत के पास रह गया है, क्या पॉलिसी देकर जाते हैं, ये निगरान हुकूमत के लिए छोड़ के जाते हैं। बहरहाल जो है वो इस वक्त ये शदीद मुश्किल में है। और साथ ही एक डॉन ने आज बड़ी एक चौंका देने वाली खबर लगाई है। डॉन ने बताया है कि $1 अरब के हुसूल के लिए, $1.2 अरब के लिए जो पहली किस्त मिलनी है आईएमएफ से, $1 अरब के हुसूल के लिए उनकी पॉलिसीज को पूरा करने की खातिर पाकिस्तान ने जो पॉलिसीज अपनाई हैं उससे पाकिस्तान ने $8.3 अरब का नुकसान उठाया है। अब सोचें, आईएमएफ का $1 अरब लेने के लिए पाकिस्तान ने $3 अरब का नुकसान किया है। क्यों? क्योंकि उनकी शराइत पूरी कर रहे थे। जब आपने उनकी शराइत पूरी की या शराइत पूरी करना शुरू की और उस वक्त आपने देखा कि आपने अपनी इकोनॉमी और बाकी चीज़ों को उसके मुताबिक मैनेज करना शुरू किया, पाकिस्तान में एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल पैदा हुई, रेमिटेंसेज रुक गई, तो सिर्फ रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज हुई। तो सिर्फ रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स की मद में $8.3 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और ये सिर्फ उन पॉलिसीज की वजह से हुआ है जो आईएमएफ को राजी करने के लिए या उनकी शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत ने अपनाई है, ताकि आईएमएफ का कर्जा मिल जाए। तो आईएमएफ का $1 अरब की इंस्टॉलमेंट आएगी, लेकिन अब तक $8.3 अरब का नुकसान हो चुका है। ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर साइंसदान इसहाक डार साहब, जिनकी ये पॉलिसीज हैं। और ये उनके ऊपर जो महात्मा बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, ये उनकी पॉलिसीज हैं। और उसके नतीजे में आप देखें कि क्या हुआ है। अब ये जो आज हम मुबारकबादें दे रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप मेरी वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, मतलब डाउनलोड करके रख लें, या इसका लिंक रिकॉर्ड करके अपने पास जमा करके रख लें कि इससे कोई फर्क पाकिस्तान की, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर नहीं आने वाला। तो ये जो चीज़ें, यानी ये जो कर्जा लिया गया है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आखिर में मैं आपको आज की किताब दिखा दूं। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, मेगन हाइन की किताब है, माइंड ऑफ अ सर्वाइवर। अच्छा देखें, ये जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि पहले राइटर को देखा करें, राइटर कौन है। तो ये जो राइटर है मेगन हाइन, ये बेसिकली एक सर्वाइवर एक्सपर्ट हैं और ये ब्रिटिश हैं, बेसिकली ब्रिटिश एडवेंचरर हैं, वाइल्डरनेस एक्सपीडिशंस को लीड करती हैं और सर्वाइवल की एक्सपर्ट हैं। और ये ट्रेनिंग्स देती हैं कि आपको कैसे सर्वाइव करना है। इन्होंने जो बेयर ग्रिल्स हैं, आप बड़े फेमस जो सर्वाइवल ट्रिक्स पे प्रोग्राम करते हैं टेलीविजन पे, डिस्कवरी वगैरह पे, तो बेयर ग्रिल्स के ये ट्रेनर हैं, उनको भी इन्होंने ट्रेन किया है। तो ये प्रैक्टिकल फील्ड में है पिछले 10, 15, 20 साल से। और ये सर्वाइवल की आपको टेक्निक्स बताती हैं, उसकी ट्रेनिंग्स देती हैं कि कैसे सर्वाइव करना है। तो इस पर उन्होंने यानी, और इस किताब में वो ये समझती हैं कि बेसिकली दिस द माइंड ऑफ अ गेम, दिस गेम ऑफ अ माइंड। और उसमें जो है वो किस तरह से मेगन हाइन ने मतलब उनके, अगर आप सिर्फ एक पैराग्राफ देख लें तो वो कहती हैं कि देयर इज अ पॉपुलर रूल ऑफ 3 you'll hear if you ever go on a survival course। आप कभी भी सर्वाइवल कोर्स पे जाएंगे तो आपको रूल ऑफ 3 बताया जाएगा। वो क्या है कि 3 minutes विदाउट एयर, 3 days विदाउट वाटर, 3 weeks विदाउट फूड। वो कहती हैं कि 3 मिनट हवा के बगैर कैसे जिंदा रहना है, 3 दिन पानी के बगैर कैसे जिंदा रहना है, और 3 हफ्ते खाने के बगैर कैसे जिंदा रहना है। ये टेक्निक बताई जाती है। मगर वो कहती हैं कि आई वुड लाइक टू एड अनदर 3 seconds विदाउट थिंकिंग। सोचे बगैर 3 सेकंड कैसे जिंदा रहना है। यानी उनका मतलब यह है कि आप अगर सोचना बंद कर दें तो आप 3 सेकंड में जिंदा नहीं रह सकते। सोचना इतना इंपॉर्टेंट है, माइंड इतना इंपॉर्टेंट, बिकॉज नथिंग विल किल यू क्विकर इन द वाइल्डरनेस देन स्विचिंग ऑफ एंड मेकिंग अ बैड डिसीजन। 3 सेकंड लगते हैं एक फैसला करने में जब आप एक सिचुएशन में होते हैं, और 3 सेकंड के अंदर अगर आपने बैड डिसीजन किया तो आप मर जाएंगे, और अगर आपने अच्छा डिसीजन किया तो आप जी उठेंगे। तो ये बड़ी ही जबरदस्त किताब है। इसमें अगर सिर्फ मैं चैप्टर्स के नाम आपको बता दूं, पसंद उसमें है कि द डेवलपिंग माइंड, द मॉडर्न माइंड, फिर वो कहती हैं द एक्टिव माइंड, द ओपन माइंड, फिर द डिसाइसिव माइंड, फैसला कैसे करना है, द सोशल माइंड, और द सेल्फिश माइंड। और फिर बीच बीच में उनकी रेजिलियंस का एक चैप्टर है, प्रेपरेशन का एक चैप्टर है, फियर के बारे में उन्होंने लिखा है कि फियर को कैसे आपने टैकल करना है। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छी किताब है।
اور پھر یہ کہ اس کا رائٹر پاورفل ہے اور ریلیونٹ ہے. آپ دیکھیں نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رائٹر کی ریلیونس کیا ہے اس سبجیکٹ کے ساتھ جو وہ لکھ رہا ہے, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 22 سیکرٹس ہیں جو آپ ہاؤ دے رول دا ورلڈ, تو اس میں بھی جو رائٹر تھا وہ ریلیونٹ تھا, انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہیڈ کر چکا ہے. تو اسی طرح سے مختار مسعود کا میں نے حوالہ دیا, تو ایک تو وہ لکھتے بڑا شاندار ہے, پھر انقلاب ایران پر لکھا ہے تو وہ اس کے چشمدید گواہ ہیں. تو رائٹر کا اپنے اس سبجیکٹ کے, اس کتاب کے کانٹینٹ کے ساتھ تعلق کیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہ بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ یہ خود جو ہے وہ اس کی ایڈونچرر ہیں اور خود اس کی ٹیکنیک سکھاتی ہیں. تو مائنڈ آف اے سروائیور یہ کتاب کا نام ہے, میگن ہینڈ کی یہ کتاب ہے. اس کو ضرور اگر آپ موقع ملے تو پڑھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.